चैनल के सभी दर्शकों का अभिवादन और बहुत बहुत स्वागत। मित्रों, चाहे वो पीढ़ी हो जो इस समय सेवानिवृत्त हो चुकी है, 60 वर्ष से ऊपर की हो यानी हमारी पीढ़ी, या वो जो अभी विद्यार्थी जीवन में है, हम सभी के सामने एक प्रश्न कभी न कभी उपस्थित हुआ है और आगे भी होता रहेगा। और वो ये प्रश्न कि हम हायर सेकेंडरी के लिए कौन से विषय यानी कौन सा स्ट्रीम चुनें। और जब ऐसा सवाल आता है तो उसका सीधा जवाब उससे होता है कि उस विषय की उपयोगिता क्या है, यानी उससे आपको क्या करियर मिलेगा, उससे आप किस व्यवसाय में जाएंगे। निश्चित रूप से ये उत्तर, ये समाधान बहुत ही उपयोगी है। यानी आप ऐसा विषय पढ़ें जिससे आपको करियर मिले, जिससे आपको व्यावसायिक उन्नति मिले, जिससे आपको धन मिले। सब कुछ ठीक है। मित्रों, आज की पीढ़ी में, और मेरा ख्याल है कि 15-20 साल पहले से ही इसका ट्रेंड शुरू हो गया था, और बल्कि मुझे कहने में संकोच नहीं कि हमारी पीढ़ी के साथ भी ऐसा हुआ ही था कि जो व्यक्ति अपने आप को ये समझता था कि मैं थोड़ा इंटेलिजेंट हूं, या जिनके पेरेंट्स इनकरेज करते थे, विज्ञान उनकी पहली, साइंस स्ट्रीम दैट वाज देयर फर्स्ट प्रायोरिटी। निश्चित रूप से साइंस ने, विज्ञान ने, यानी आधुनिक विज्ञान की मैं बात कर रहा हूं, उसने मानवता के ऊपर बहुत बहुत उपकार किया है। विज्ञान केवल फैक्ट्स ही नहीं, विज्ञान एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करता है, कारण और कार्य के संबंध को स्थापित करता है। और इसका बहुत बड़ा फायदा ये हुआ है कि मानवता बहुत से अंधविश्वासों से मुक्त हुई है। और इन अंधविश्वासों का सबसे अधिक फायदा उठाने वाले कौन से लोग हैं? ढोंगी बाबा, और वो लोग जो जनता को ठग करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे। आज बहुत सी ऐसी धारणाएं जो कभी एक समय पर बहुत ज्यादा जकड़ के रखा था जिन्होंने मानवता को, वो निर्मूल साबित हुई हैं। और आज व्यक्ति ज्यादा मुक्त है, लिबरेटेड है। वेदों में कहा गया है ना कि सा विद्या या विमुक्तये, वह विद्या जो आपको मुक्त करती है। तो ये मानने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि विज्ञान ने न केवल करियर दिया है, न केवल रोजगार दिए हैं, न केवल टेक्नोलॉजी के माध्यम से अधिक लोगों को लाभान्वित किया है, इसके साथ साथ विज्ञान ने लोगों को रूढ़ियों और अंधविश्वासों से मुक्त भी किया है। लेकिन कहते हैं ना कि हर बात के दो पहलू होते हैं। मित्रों, विज्ञान की आंधी में एक बहुत बड़ा तबका भाषा को और सामाजिक विज्ञान की उपेक्षा करता है। और तो और, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, आप में से शायद कुछ लोगों को पता ना हो कि दो सैनिक स्कूल्स में मैं हेडमास्टर रह चुका हूं। हेडमास्टर का मतलब एकेडमिक एंड ट्रेनिंग हेड। सैनिक स्कूल्स में जो अध्यापक गण होते हैं वो सिविलियन होते हैं, और उनका नेतृत्व एक फौजी के हाथ में होता है। तो दो सैनिक स्कूल्स में मैं हेडमास्टर रहा हूं। इसके साथ साथ मेरा अपना भी पढ़ाई के दिनों का अनुभव है। मैं भी हायर सेकेंडरी स्तर तक विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं। हम लोगों ने, और ये देखा है कि मैंने, हमारी अगली पीढ़ी ने भी भाषा और सामाजिक विज्ञान यानी ह्यूमैनिटीज के शिक्षकों को हम लोग बहुत भाव नहीं देते थे। और वो शिक्षक जानते भी थे इस बात को। वो अपने आप को उपेक्षित और बी ग्रेड के सिटीजन को अपने आप समझते थे कि ये पूरा सिस्टम उनको इसी तरीके से ट्रीट कर रहा है। एक नहीं, पता नहीं कितने पेरेंट्स को भी मैंने ये कहते सुना है कि बच्चे, भाषा किसी तरीके से पास कर जाओ, सामाजिक विज्ञान पास कर जाओ, क्योंकि उससे आपका करियर नहीं मिलेगा, बस पास होते रहो। करियर किससे मिलेगा? स्टार सब्जेक्ट से, फिजिक्स।
केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। मित्रों, एक बात मैं कह दूं कि हर सब्जेक्ट न केवल आपको कुछ ज्ञान देता है, बल्कि हर सब्जेक्ट का कुछ अपना मिजाज भी होता है। ह्यूमैनिटीज, भाषा, इसकी इतनी अधिक उपेक्षा हुई है, विशेष करके उस स्टेज में जब पर्सनैलिटी वास्तव में डेवलप होती है। बाय द वे, बहुत से पेरेंट्स होते हैं और बहुत से स्कूल संचालक लोग होते हैं, पेरेंट्स को आकर्षित करते हैं? प्राइमरी क्लास में अबेकस, घुड़सवारी, स्पोर्ट्स, फलाने ढिमकाने। मित्रों, एक मनोवैज्ञानिक और एक शिक्षाविद होने के कारण मेरा स्पष्ट अनुभव है कि प्राइमरी स्कूल की स्टेज पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल ही अनुपयुक्त है। पर्सनालिटी कब डेवलप होना शुरू होती है? जब व्यक्ति अपनी प्यूबर्टी स्टेज में आता है, यानी 13-14 साल के बाद, जब व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक और इसके साथ साथ इमोशनल डेवलपमेंट जब अपने पूरे चरम पर होता है, उस समय पर्सनालिटी डेवलप होती है। और अगर किसी क्लास के संदर्भ में कहना हो, किसी जैसे होता है ना कि 10वीं, 11वीं, 12वीं, तो मैं कहूंगा निश्चित रूप से 10वीं से लेकर के 12वीं क्लास की शिक्षा की स्टेज वो होती है जिसमें आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है वास्तव में। और जब मैं पर्सनालिटी डेवलप की मैं बात करता हूं, तो इसका मतलब आपकी तर्क क्षमता का विकास, आपकी अभिव्यक्ति का विकास है, जीवन की समस्याओं के प्रति जिस तरीके से आपका एटीट्यूड होना चाहिए उसका विकास। तो मैंने देखा है मित्रों कि चाहे पेरेंट्स हो, चाहे विद्यार्थी हो, भाषा यानी लैंग्वेजेस और सामाजिक विज्ञान दोनों की बड़ी उपेक्षा करते हैं। इसका परिणाम क्या होता है? एक उदाहरण से मैं समझाता हूं। उदाहरण ही नहीं, व्यक्तिगत जीवन के अनुभव से समझाता हूं। बच्चे एनडीए में जाते हैं, रिटर्न पास कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, उनको एसएसबीज यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स के इंटरव्यू में बैठना पड़ता है। वो 4 दिन की स्कीम होती है। एसएसबी इंटरव्यूज दे लास्ट ओवर 4 days इन विच योर पर्सनैलिटी इज थॉरली एग्जामिन्ड। और उसमें जो चीजें बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं वो आपकी पावर ऑफ एक्सप्रेशन, आप किस तरीके से तर्क वितर्क करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, दूसरों के पक्ष की समीक्षा करते हैं, जैसे इन अ फॉर्म ऑफ ग्रुप डिस्कशन। कम से कम 40 मिनट से लेकर के 1 घंटे का आपका 1-to-1 इंटरव्यू होता है। बहुत बार इंटरव्यूइंग ऑफिसर यानी जो व्यक्ति इंटरव्यू लेता है वो आपके पक्ष को जानबूझ करके सीधा सीधा रिजेक्ट कर देता है। फिर वो इस बात को ऑब्जर्व करता है कि आप अपना पक्ष दोबारा किस तरीके से तर्क के माध्यम से, अभिव्यक्ति के माध्यम से आप अपने आप को किस तरीके से रीस्टैब्लिश करते हैं डिस्कशन। दो दो ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। इसके अलावा आपको किसी एक टॉपिक पर ऑन द स्पॉट एक्सटेम्पोर बोलने के लिए कहा जाता है। मित्रों, ये समझिए कि जिस व्यक्ति ने विज्ञान के साथ साथ भाषा और सामाजिक विज्ञान को प्राथमिकता दी है, प्राथमिकता तो मैं नहीं कहूंगा, हां उसके ऊपर भी ध्यान दिया है, उस व्यक्ति को एसएसबीज में निश्चित रूप से सफलता मिली है। और इसके उलट अगर कहा जाए कि अच्छा विद्यार्थी होने के बावजूद, अच्छे नंबर्स लेने के बावजूद भी अगर आप एसएसबीज में, यानी जहां पर आपके पूरे व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है, अगर आप ऐसे टेस्ट में पास नहीं होते हैं, तो उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि आपके व्यक्तित्व में आपकी थिंकिंग टूल्स, आपकी भाषा, आपकी तर्क करने की शक्ति, जीवन के डे टू डे समस्याओं को डील करने की शक्ति निश्चित रूप से आपकी कमजोर रह गई है। अगर आप भाषा और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों को भी पूरी अटेंशन देते हैं,
सेलेक्टिव अटेंशन नहीं, केवल एग्जाम पास करने के लिए नहीं। तो आप देखेंगे कि इसके अनेकानेक अच्छे परिणाम होते हैं। पहली बात, आपको जीवन बहुत सरस लगता है। यू विल फाइंड द लाइफ मच प्लेजेंट। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे बहुत बार आपने एक शब्द सुना होगा, सरोगेसी, या एक और शब्द है जिसको हम कहते हैं वाइकेरियस प्लेजर। आपको याद होगा, एक मुहावरा है, भाई आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तो अगर आपने साहित्य, लैंग्वेज, इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दिया, तो आपको लगता है कि साहित्य और भाषा बहुत बार आपको उस स्थिति में खड़ा कर देती है जिससे आपको लगता है आपकी ही बात बहुत अच्छी तरीके से कही जा रही है। इससे आपको संतुष्टि मिलती है, इससे आपको उस भाव को जीने में मदद मिलती है। द लाइफ बिकम्स मच मोर ब्यूटिफुल एंड satisfying if you have paid attention to languages and humanities. ह्यूमैनिटीज में आप क्या पढ़ते हैं? इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, सिविक्स, लोक प्रशासन, जिसको आप एक तरीके से कह सकते हैं। आप अगर भूगोल पढ़ें, लेटेस्ट से, जिसमें बताया जाता है कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में क्या क्लाइमेट है, क्या वनस्पतियां हैं, किस तरीके की लाइफ है, हा? आप देखेंगे इतना सरस लगता है वो अध्ययन। लेकिन जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को ये कह रखा है कि केवल विज्ञान से ही आपको करियर मिलेगा, विज्ञान आपको करियर दे सकता है, विज्ञान फैक्ट्स हैं, लेकिन विज्ञान आपको जीने का ढंग नहीं देता है। जीने के ढंग के लिए आपको अपनी सोच विकसित करनी पड़ती है। कुल मिल मिलाकर के मैं ये कहूंगा कि विज्ञान पढ़िए, लेकिन एक साहित्यिक दृष्टिकोण भी रखिए। और उन लोगों को मैं कहूंगा जो केवल ह्यूमैनिटीज के छात्र हैं, वो केवल साहित्यिक दृष्टिकोण ही ना रखें, उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक होना चाहिए। मित्रों, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वेब सीरीज देखी। पता नहीं उसका नाम लेना यहां पर ठीक होगा कि नहीं होगा, नाम ले ही लेता हूं, ठीक है, माफी के साथ। शायद चिरैया या कुछ इस तरीके से थी, क्षमा कीजिएगा, नाम भी नहीं याद आ रहा है मुझे। कुल मिल मिला करके उसकी कहानी में एक पात्र है जो कवि है, हमारी पीढ़ी का है। उसके बेटे के साथ उसकी जो हीरोइन है उसकी शादी होती है, और बेटा मेल शोविनिज्म में, यानी पुरुष प्रधान समाज में, कि स्त्री के ऊपर जबरदस्ती की जाती है, स्त्री के शरीर के ऊपर भी पुरुष का ही अधिकार है, इस एटीट्यूड के साथ वो अपनी पत्नी के साथ कुछ ऐसा करता है कि जिससे उसकी पत्नी पूरे समाज में विद्रोह करके कहती कि इन्होंने मेरा रेप किया। अब ये जो पात्र है, जो कवि है, जिसका बेटा है उस हीरोइन का जो पति है, इसके बारे में एक वाक्य किसी ने कहा है उसी वेब सीरीज में, कि ये व्यक्ति कवि जरूर है, लेकिन इसके अंदर का अभी देहातीपन गया नहीं है। सीधी सी बात, निष्कर्ष ये है कि जीवन को जीने का दृष्टिकोण वैज्ञानिक होना चाहिए। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो तो आपको पता चलेगा पुरुष और स्त्री बराबर हैं। फिर आप पूर्वाग्रहों से मुक्त होंगे। विज्ञान आपको पूर्वाग्रहों से मुक्त करता है। लेकिन विज्ञान जीवन को सरस नहीं बनाता है। सरस बनाने के लिए आपको सामाजिक विज्ञान और साहित्य की तरफ ध्यान देना ही होगा। देन यू विल फाइंड द लाइफ मच प्लेजेंट, मच मोर वर्थ लिविंग। लाइफ इज मच मोर ब्यूटिफुल। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। शिक्षा, मनोविज्ञान, साहित्य, रामचरितमानस और ऐसे ही विषयों को जो हमारे और आपके जीवन से सीधा सरोकार रखते हैं, उनके ऊपर मैं अपने अनुभव वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखता रहूंगा। चैनल पर विजिट कीजिए,
चैनल को आशीर्वाद दीजिए और इसके कंटेंट्स को दूसरों के साथ शेयर करें। नमस्कार।